व्यापार जिसे ठीक से चलाया जाए तो राष्ट्रों के बीच दोस्ती और शांति का सबसे बड़ा वाहक है। ये शब्द अमेरिकी राजनेता कॉर्डेल हल के हैं। नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और ईयू के बीच उस मेगा डील की जो 16 साल से अटकी पड़ी थी और अब अचानक फाइनल हो गई है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है FTA, जिसकी चर्चा 2007 से चल रही थी। हमारे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस का एक बेहतरीन विश्लेषण है जो इस पूरी कहानी की परतों को खोलता है। और हाँ, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा GS पेपर 2 और 3 मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि 16 साल के इंतजार के बाद पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि ये डील फाइनल हो गई। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ ट्रेड फिगर्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है। इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी शतरंज बिछी हुई है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और चीन के बढ़ते दबदबे ने दो पुराने पार्टनर्स भारत और EU को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर कर दिया है। ये एक तरह से ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। ठीक है, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात तो इसकी स्पीड है। सोर्स के मुताबिक ये समझौता 2007 से रुका हुआ था। जुलाई 2023 तक 21 में से सिर्फ 7 चैप्टर ही पूरे हुए थे और फिर अचानक सिर्फ 6 महीनों में बाकी के 14 चैप्टर्स भी फाइनल। व्हाट चेंज्ड? ये अचानक इतनी तेजी कहां से आ गई? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट रहा है वो है अमेरिका का संरक्षणवादी रवैया, जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? रोकने के लिए एक एंट्री फीस लगा दे। अमेरिका ठीक यही कर रहा है। दूसरे देशों के सामान पर इतने भारी टैक्स यानी टैरिफ्स लगा रहा है कि वो अमेरिकी सामान के सामने महंगे लगने लगें और बिक ना पाएं। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसा करने लगती है तो भारत और EU जैसे बड़े प्लेयर्स को अपने सामान बेचने के लिए नए और भरोसेमंद बाजार ढूंढने पड़ते हैं। और इसी जरूरत ने दोनों को बातचीत की टेबल पर वापस ला दिया, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अच्छा, तो ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ चीन के लिए नहीं है, ये अपने दोस्तों और सहयोगियों पर भी भारी पड़ रही है। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक का तो बयान भी है कि वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन पश्चिम के लिए विफल रहा है। ये पॉलिसी भारत और EU दोनों को कैसे अफेक्ट कर रही है, जबकि अमेरिका दोनों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इसका असर बहुत गहरा है। भारत की बात करें तो अगस्त 2023 से अमेरिका ने भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट्स, इन पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। 50%? हाँ, और नतीजा, अमेरिकी खरीदारों ने भारतीय एक्सपोर्टर्स से माल लेना कम कर दिया है। वो अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि उन पर इतना टैक्स नहीं है। इससे सीधे सीधे भारत के निर्यात और रोजगार पर असर पड़ रहा है। भारत की तो बात समझ आती है, लेकिन EU और अमेरिका तो पुराने साथी हैं, नाटो एलाइज हैं। क्या उनके बीच भी सब ठीक नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं। सतह के नीचे काफी तनाव है। उनके बीच एक ट्रेड डील है, लेकिन उससे भी EU को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसे एक पॉलिटिकल डील की तरह ज्यादा देखा गया, यूक्रेन युद्ध के कंटेक्स्ट में। अच्छा। टैरिफ का खतरा तो वहां भी बना रहता है। हाल ही में अमेरिका ने ग्रीनलैंड और टेक नियमों को लेकर EU पर 30% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी थी। मामला तब शांत हुआ जब EU ने कहा कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि रिलेशंस कितने अनस्टेबल हैं। तो मतलब जब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार दरवाजे बंद करने लगे और अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो बाकी सब अपने लिए नए दोस्त ढूंढने निकल पड़ते हैं। एग्जैक्टली। ये ट्रेड की दुनिया का सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट है। जो देश तेजी से नए पार्टनर्स नहीं बनाएगा वो पीछे रह जाएगा। सही बात है। इसीलिए तो EU ने मर्कोसुर, जो एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, उसके साथ डील की और भारत ने भी ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ तेजी से समझौते किए। ये सब अपनी अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करने की एक रेस है। कोई भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहता। बिल्कुल। तो एक तरफ अमेरिका का दबाव है, लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जो बैकग्राउंड में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना? चीन। सोर्स बताते हैं कि 2022 में जब बातचीत दोबारा शुरू हुई तो उसके पीछे चीन की बढ़ती इकोनॉमिक पावर और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स पर उसकी पकड़ एक बड़ी वजह थी।
हाँ, चीन इस समीकरण का दूसरा सबसे बड़ा एंगल है। आप देखिए, भारत हो या यूरोपीय संघ, दोनों ही अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। मशीनरी के पार्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तक सब कुछ चीन से आता है। चीन का 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड सालाना ट्रेड सरप्लस इसी निर्भरता को दिखाता है। ये आंकड़ा बताता है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के बावजूद दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर चीन की पकड़ कितनी मजबूत है। बिल्कुल। और कोविड में तो सबने देखा था कि जब एक देश की फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो पूरी दुनिया में सामान मिलना बंद हो जाता है। हाँ, दिल्ली पॉलिसी ग्रुप की रिपोर्ट भी यही कहती है कि महामारी ने चीन केंद्रित सप्लाई चेन्स की कमजोरियों को उजागर कर दिया। बिल्कुल। कोविड-19 एक वेकअप कॉल था। उसने सबको सिखाया कि आपकी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाइड और रेजिलिएंट यानी लचीली होनी चाहिए। इसी अनुभव से डी रिस्किंग की स्ट्रैटेजी निकली है। ये डी रिस्किंग, क्या ये डीकपलिंग से अलग है? अक्सर ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डीकपलिंग का मतलब है चीन से पूरी तरह आर्थिक रिश्ते तोड़ लेना, जो आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है। डी रिस्किंग एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसका मतलब है कि आप चीन से व्यापार बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर अपनी जो अत्यधिक निर्भरता है उसको कम कर रहे हैं। आप विकल्प तैयार कर रहे हैं ताकि कल को अगर चीन में कोई संकट आए या पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े तो आपकी इकोनॉमी ठप ना हो जाए। और इस डी रिस्किंग के कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। कई हैं, जैसे ईयू ने 2024 में चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 35% तक का टैरिफ लगा दिया ताकि अपनी लोकल ऑटो इंडस्ट्री को बचा सके। भारत भी इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल्स पर 100% से ज्यादा ड्यूटी लगाता है, लेकिन अब ईयू और यूके जैसे देशों के साथ एफटीए करके इस सेक्टर को धीरे धीरे खोल रहा है। मकसद साफ है, चीन के अलावा दूसरे विकल्प भी तैयार करना। और यहाँ भी अमेरिकी दबाव साफ दिखता है। हॉवर्ड लिंटन ने तो सीधे सीधे यूरोप की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और भारत के फार्मा सेक्टर की चीन पर निर्भरता पर सवाल उठाया था। हाँ, उन्होंने यूरोप से पूछा कि आप 2030 तक नेट जीरो कैसे बनेंगे जब बैटरी बनाने के लिए आप चीन पर निर्भर हैं। और भारत के लिए उन्होंने कहा कि आपका जेनेरिक फार्मा उद्योग दुनिया के लिए फार्मेसी है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कच्चा माल यानी एपीआईज वो तो चीन से आता है। मतलब एक तरह का सीधा संदेश था। बिल्कुल, कि अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करो, वरना आप हमेशा वल्नरेबल रहोगे। सही बात है। वैसे स्पीकिंग ऑफ न्यू डील्स, एक और डील हुई थी जिसने ईयू को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। मेरा मतलब भारत ब्रिटेन एफटीए से है। क्या उसका कोई कनेक्शन है यहाँ? बहुत गहरा कनेक्शन है। इंडिया यूके एफटीए इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट था। जब भारत ने ब्रिटेन के साथ वो डील साइन की तो उसने ब्रिटेन को कुछ ऐसे सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस दिया जिनमें यूई की भी गहरी दिलचस्पी थी। अच्छा। हाँ, खास तौर पे ऑटोमोबाइल्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस में। अरे, और ऑटोमोबाइल्स ही तो वो मुद्दा था जिस पर 2013 में भारत और यूई की बातचीत टूट गई थी। एग्जैक्टली। भारत तब अपनी ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ कम करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। तो जब यूई ने देखा कि भारत ब्रिटेन को ऑटोमोबाइल्स में रियायतें दे रहा है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। उन्हें समझ आया कि नई दिल्ली अब पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल है और उन मुश्किल मुद्दों पर भी बात करने को तैयार है जिन पर पहले बात अटक जाती थी। इसने एक तरह से बर्फ पिघलाने का काम किया। हाँ, और ब्रिटेन के लिए तो ये ब्रेक्जिट के बाद की सबसे बड़ी ट्रेड डील थी। आंकड़े भी कमाल के हैं। सोर्स के मुताबिक यूके की अपनी रिपोर्ट कहती है कि इस डील से भारत में उनके पेय पदार्थों के निर्यात में 180% और मोटर वाहनों के निर्यात में 311% की बढ़ोतरी हो सकती है। वाओ, 311% की ग्रोथ! ये आंकड़े देखकर तो जर्मनी और फ्रांस, जिनकी ऑटो इंडस्ट्री यूरोप की रीढ़ है, उनकी नजरें जरूर टिक गई होंगी। सही बात है। उन्हें लगा होगा कि अगर ब्रिटेन ये डील कर सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। इसने बातचीत के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बना दिया। ये तो ब्रेक्जिट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है। ब्रिटेन ईयू से अलग हुआ ताकि वो अपनी ट्रेड डील्स खुद कर सके, और उसकी ही एक डील ने ईयू और भारत को करीब लाने में मदद कर दी। भू राजनीति ऐसी ही अप्रत्याशित तरीकों से काम करती है। एक देश का कदम दूसरे के लिए अवसर बना देता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स में समेटें तो वो क्या होंगे? व्हाट आर द मेन टेकअवेज? जैसे WTO से हटकर रीजनल ब्लॉक्स और बायलैटरल डील्स की तरफ बढ़ रही है।
ये अमेरिकी प्रोटेक्शनिज्म और चीनी डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है। दूसरा पॉइंट। दूसरा, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी। एक तरफ इससे हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स डाइवर्सिफाई होंगे, हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन क्वालिटी गुड्स से डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा। हमारी कंपनियों को क्वालिटी और प्राइस दोनों मामलों में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना होगा। सही है। तीसरा टेक अवे क्या होगा? तीसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। ये डील दिखाती है कि भारत और ईयू दोनों ही अपनी फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी में स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं। वे किसी एक सुपर पावर, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, के दबाव में नहीं है, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर पार्टनरशिप बना रहे हैं। एक तरह से नॉन अलाइन मूवमेंट की 21वीं सदी की भावना आप कह सकती हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, चौथा और अंतिम बिंदु, डी रिस्किंग और डी कपलिंग के बीच का फर्क समझना। ये डील चीन से डी कपलिंग मतलब पूरी तरह अलग होने के बारे में नहीं है, ये डी रिस्किंग के बारे में है। मतलब अपनी सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाना, उन्हें डाइवर्सिफाई करना और कोविड के बाद मिले सबक को याद रखते हुए किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को मैनेज करना। ये एक सोची समझी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, ये एक बेहतरीन सारांश है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हालांकि यह समझौता चीन से डी रिस्किंग और अमेरिकी संरक्षणवाद से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को किन आंतरिक चुनौतियों यानी इंटरनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस, स्किल डेवलपमेंट और उन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में सोचें जिनकी जरूरत ईयू जैसे हाईली डेवलप्ड ब्लॉक के साथ व्यापार करने के लिए होगी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि डील साइन करना तो बस शुरुआत है। असली काम अब शुरू होगा जब इसे जमीन पर उतारा जाएगा और भारतीय इंडस्ट्री को इसके लिए तैयार किया जाएगा। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस पर आने वाले कई सालों तक नजर रखनी होगी। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न कमेंट्स में जरूर पूछें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे।